हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। ये तो होगी चैनल के लिए बात। देखिए, हम इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में एक वीडियो सीरीज बना रहे थे और आज हम एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं इस सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बात करता है डिफरेंस बिटवीन किस किस चीज के बीच में डिफरेंस, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है, भारतीय दंड संहिता में इसके कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक इसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आईपीसी में फ्रॉम सेक्शन 339 टू सेक्शन 348 चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, वहां पे इसका प्रावधान दिया गया है आईपीसी में। तो अभी हम इसके बारे में आज बात करेंगे। हम समझेंगे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है और कन्फाइनमेंट क्या होता है। देखिए, पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, उसने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 की हम यहाँ बात करेंगे। दोनों ही आपके रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है। देखिए, आर्टिकल 19 इट गिव्स अ राइट टू फ्रीडम। Right to freedom means it gives you total 6 freedoms: freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association of or unions, or freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside or settle any part of India, and to practice any profession or anywhere in India। आप कहीं भी कोई भी अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम मिली है, आर्टिकल 19 डी में वो बात करता है कि टू मूव फ्रीली इन थ्रू आउट द इंडिया। एंड आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स की बात मैंने क्यों की है यहाँ पे, क्योंकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट में दोनों आर्टिकल्स की ही के पीछे का ही रीजन है कि आपको कोई भी इस तरह से रॉन्गफुल कन्फाइन या रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को डिफाइन करता है। The section 339 of IPC states that the wrongful restraint means whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongfully to restrain that person। देखिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको कहीं भी जाने का अधिकार है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं जो पब्लिक वे है। आप पब्लिक पाथ पे जा रहे थे। कौन जा रहा था? ए जा रहा था। और बी ने क्या किया, इसको बोला, यहाँ बी खड़ा हो गया और बोला कि नहीं जाने दूंगा, अगर आगे जाओगे तो तुम्हें मैं पीट दूंगा, वापस हो जाओ, तुम नहीं जाने दूंगा तुम्हें इससे आगे। यानी इसने जानबूझ के जहां पे इसका राइट था जाने का, वहां जाने से रोका। तो बी ने यहाँ क्या किया, इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाने देना, और कन्फाइनमेंट होता है कि किसी भी डायरेक्शन में ना जाने देना। इसको आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं। एक्सेप्शन को देखते हैं यहाँ पे क्या कहती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहाँ कहती है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे। अभी भाई ऐसे तो नहीं है कि आप किसी के घर में चले जाएंगे, किसी का खुद का कोई प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का फार्म हाउस है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है या प्राइवेट पाथ कोई है, तो वहां पे आपको जाने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, क्योंकि वहां पे आपका जाना का राइट आपके पास नहीं है। देखिए, जो फ्रीडम आपको मिला ना, फ्रीडम टू मूव, ये दैट फ्रीडम ऑफ लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट मीन्स कि जो पब्लिक प्लेस है, यू आर परमिटेड टू गो देयर फ्रीली बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो प्राइवेट प्लेस है वहां पे आप परमिटेड नहीं हो, किसी और की प्रॉपर्टी है। और जो व्यक्ति आपको रोक रहा है वो गुड फेथ में, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका लॉफुल राइट है ऑब्स्ट्रक्ट करने का। तो गार्ड खड़ा रहता है कहीं भी, आपने देखो, आप कहीं जा रहे, गार्ड आपको रोकता है कि आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये एक्सेप्शन है, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं माना जाएगा। ये तभी माना जाएगा कि जब उसके पास वहां जाने का एक अधिकार था और उस अधिकार के होते हुए किसी ने उसको उधर जाने से ऑब्स्ट्रक्ट किया है।
ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? ऑब्स्ट्रक्शन देखिए फिजिकली फोर्स से भी हो सकती है, या फिर बाय वर्ड्स या थ्रेट्स के साथ हो सकती है कि आगे जाओगे तो तुम्हें भाई देखो फिर अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आपके कंडक्ट से भी और आपके फिजिकल फोर्स से भी रॉन्गफुल स्टैंड हो सकती है। एक इलस्ट्रेशन दिया है यहाँ पे, ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ अलोंग विच जेड हैज अ राइट टू पास। जो मैंने एग्जांपल दिया है बी का, वो सेम वही बात कर रहा है कि ए क्या करता है, एक जेड को, जेड के पास अधिकार है उस रास्ते से जाने का, ही हैज द राइट टू पास, बट ए ऑब्स्ट्रक्ट्स हिज पाथ। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, देखिए ए के पास गुड फेथ नहीं है दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ, जानबूझ के कर रहा है वो ऐसा, knowingly, then z is thereby prevented from passing, a wrongfully restrains the z, और a के ऊपर जो है wrongful restraints के अगेंस्ट में कंप्लेन की जा सकती है अंडर सेक्शन 339। ये तो बात होगी रोकने की, अब उसको पनिशमेंट भी तो देना पड़ेगा। पनिशमेंट क्या मिलेगा? तो जो पनिशमेंट मिलेगा उसकी हम बात करेंगे सेक्शन 341 में। उससे पहले हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन को भी समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस होगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट में, वो डेफिनेशन का होगा। जो रिस्ट्रेंट था उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक देना, कि भाई इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे, आप वापस जाओ यहाँ से, आप इधर जा सकते हो, ठीक है, आप इस तरफ जा सकते हो, आप उस तरफ भी जा सकते हो, यानी किसी अदर डायरेक्शन में आप जा सकते हो, लेकिन आप इधर नहीं जा सकते, यहां जाने से आपको रोक दिया। दिस इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इट इज रिस्ट्रेंट एंड व्हेन इट इज रॉन्गफुल, व्हेन यू हैव द राइट, यानी कि जो रिस्ट्रेन किया गया, ऑब्स्ट्रक्शन किया गया, वो रॉन्गफुल हो तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कन्फाइनमेंट की। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, अब मैंने इसको इस पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर बंद कर दिया है, किसी रूम में बंद कर दिया है, तो इधर जाएगा तो ये वॉल, इस तरफ भी वॉल, चारों तरफ इसके वॉल, नहीं जा सकता बाहर। या मैंने इसको किसी ग्राउंड में या बिठा दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ इसके भाई सामने बैठ गया कि तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, मैंने इसको यहाँ बांध दिया, मैंने इसको किसी ट्री से बांध दिया, मैंने इसको यहाँ चेयर पे बिठा के बांध दिया कि इट मीन, और मैंने इसको यहाँ पकड़ के खड़ा कर लिया कि ना तो तुझे इधर जाने दूंगा ना उधर। हो सकता है मान लीजिए ग्राउंड है, इसको अभी तक रूम कहा आपने, हम मान लेते हैं एक ग्राउंड है, और आपने ए को यहाँ पे पकड़ लिया, बीच में खड़ा कर लिया, और उसको बाई फोर्स किधर भी नहीं जाने दे रहे हैं। आप उस पर फिजिकल फोर्स यूज कर सकते हैं, आप हो सकता है कि उसको अपने थ्रेट की वजह से कहीं नहीं जाने दे रहे कि इधर जाओ तुम्हें गोली मार दूंगा, चुपचाप यहीं बैठ जाओ। जब आप किसी को किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने देते तो वहां कन्फाइनमेंट हो जाता है, और जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने देते तो वहां पे रॉन्गफुल आपका रिस्ट्रेन हो जाता है। यही आपका डिफरेंस है रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट में। बेयर एक्ट की डेफिनेशन देखिए क्या कहती है कि हुएवर रॉन्गफुली, सबसे पहली बात है कि रॉन्गफुली होना चाहिए, क्या करता है, रिस्ट्रेन करता है, यहां भी रिस्ट्रेन है, ऑब्स्ट्रक्शन यहां भी है। एनी पर्सन इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स इज सेड टू बी रॉन्गफुली कन्फाइंड, यानी कि उसको किसी पर्टिकुलर लिमिट से बाहर न जाने देना। अब इलस्ट्रेशन से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन यहाँ क्या कहता है कि जो ए है ये क्या करता है, कॉजेज जेड टू गो विद इन वॉल स्पेस, किसी चार दीवारी के अंदर बंद कर देता है जेड को ए। तो ए क्या है वहां पे, किससे प्रिवेंट किया गया, फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, जो मैंने यहाँ पे आपको भी बताया था, उसे किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दिया गया है, जो लिमिट थी। तो यहाँ क्या किया है, इन्हें रॉन्गफुली कन्फाइन किया है जेड को। A places man with firearms at the outlet of building and tells Z that they will fire at Z if Z attempt to leave the building। मान लो भी कोई किसी बिल्डिंग में था और उसको बोला कि तुम बाहर निकला तुम्हें गोली मार देंगे भाई देख लेना, तो आपने उसे उस बिल्डिंग में कैद कर दिया, बाहर नहीं जाने दिया। ये बिल्डिंग में, या मान लो कहीं भाई किसी बाहर ग्राउंड में भी वो है, वहां पे आपने बोला कि तुम अगर यहाँ से इधर उधर गए तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, तो वो कन्फाइन किया है, रिस्ट्रेन नहीं किया है। रिस्ट्रेन होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकना, और कन्फाइन होता है कि किसी भी डायरेक्शन में ना जाने देना। तो 339 और 340 में दोनों की डेफिनेशन आप क्लियर हो गई होंगी। अभी देखिए हम क्या देखेंगे आगे, पनिशमेंट देखेंगे। पहले पनिशमेंट देखेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की। देखिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकना, तो ये छोटा ऑफेंस है, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट होगी वो भी कम होगी। Whoever wrongly restrain any person shall be punished with simple imprisonment। देखिए यहाँ पहली बात सिंपल होगी, रिग्रेस नहीं होगी।
फॉर विच टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, यानी 1 महीने की सजा, एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, हम क्वेश्चन को देखेंगे कैसे। क्वेश्चंस के लिए आप ये स्लाइड नोट करें, पॉज करें, इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, हाईलाइट कर लें बेरेक्ट में, यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कि 500 तक का फाइन हो सकता है, 1 महीने सजा हो सकती है। पनिशमेंट क्या है, सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगी 1 महीने की, और फाइन ऑफ 500 रुपीज। जहाँ एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, वैसे क्वेश्चन कभी कभी प्री में आ जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल है, इससे पुलिस स्टेशन में बेल मिल सकती है, कोई भी मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। और ये कंपाउंडेबल है, अगर जो पर्सन रिस्ट्रेन या कन्फाइन था वो अगर चाहे तो इसे समझौता कर सकता है यहाँ पे कि ठीक है अभी मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। ये तो होगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। अभी पनिशमेंट हम बात करेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की डेफिनेशन है, 341 में उसकी पनिशमेंट है। 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन है और 342 में उसकी पनिशमेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल वही बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। इस लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर डिस्क्रिप्शन मीन इट मे बी सिंपल, इट मे बी रिग्रेस। कितनी मिल सकती है, 1 ईयर और 1000 रुपीज का फाइन, क्योंकि कन्फाइनमेंट शब्द जाने से रोक दिया, ये उससे बड़ा ऑफेंस है तो यहाँ पनिशमेंट ज्यादा है। वहां 1 मंथ थी, यहाँ 1 ईयर है, वहां 500 का फाइन था, यहाँ 1000 रुपये का फाइन है। तो ये आपका पनिशमेंट होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। अभी देखिए 342 में ये जो स्लाइड है, ये इसको पक्का नोट कर लें, इसी ये बहुत बेनिफिट है आपके उसका आपको। तो यहाँ पे जो मिलेगी सजा किससे मिलेगी, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ये याद रखना है, और 1000 रुपीज का फाइन है। ये आपका क्या है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट और कंपाउंडेबल बाय दी पर्सन रिस्ट्रेन और कन्फाइन। सिंपल सी बात है। तो आपने 339 से 342 तक दोनों की डेफिनेशन देखी और उनकी पनिशमेंट्स को देखा। अभी चलते हैं नेक्स्ट हम 343 पे। अब किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया गया है फॉर 3 और मोर डेज, 3 या उससे ज्यादा दिन। देखिए यहाँ पे 2 लिमिट दी गई हैं, एक 3 to 10 डेज है, ठीक है, 3 to 9 डेज बोल सकते हो आप उसको, 3 से 9 दिन तक किसी को कन्फाइन किया है, या फिर 10 दिन या उससे ज्यादा किया तो उसके लिए अलग पनिशमेंट होती है। तो अगर आप किसी को 3 और मोर डेज किया है तो क्या होगा, हु आर रॉन्गफुली कन्फाइन एनी पर्सन फॉर 3 डेज। अगर 3 डेज से कम है तो क्या होगा, ये आपने भी 342 में पढ़ ही लिया, कि आपको उसको 1 साल तक का इधर डिस्क्रिप्शन का पनिशमेंट दे सकते हैं और 1000 रुपीज का फाइन दे सकते हैं। अगर 3 दिन या उससे ज्यादा रखा है तो क्या होगा, whoever wrongfully confine any person for 3 days or more shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। यहाँ पे सजा और डबल हो जाएगी, 1 साल से 2 हो जाएगी, प्लस उसके फाइन हो भी सकता है और नहीं भी, या दोनों हो सकते हैं। पनिशमेंट देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि 2 साल तक की सजा और फाइन और बोथ। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, और ये कंपाउंडेड बाय द पर्सन कन्फाइंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। न्यायालय की सहमति से जिस व्यक्ति के साथ ऐसा परिदोष किया गया है वो इसमें चाहे तो क्या कर सकता है, कंपाउंड कर समझौता कर सकता है। ये आपकी धारा 343 यानी कि सेक्शन 343 कहता है। या दूसरी कैटेगरी हमने बताई 10 और मोर डेज की, उसके लिए सेक्शन 344 है। whoever wrongfully confines any person for 10 days or more। यहाँ देखिए सीधी इसको याद करने का तरीका ये भी है कि इसका जब आप सम करते हैं तो ये होता है कितना, आपका 11 हो जाता है, यानी कि 10 दिन से ज्यादा, 11 क्या हो गया, 10 से ज्यादा हो गया, तो 10 से ऊपर होते ही यानी कि 11 डेज हो गए ना। इस तरह आप कुछ भी अपना एक बना सकते हैं तरीका याद करने का, इसको मैंने जो बनाया है 11 हो गया, यानी 10 से ऊपर ज्यादा तो क्या होगा भाई 11, इसलिए 344 है। तो जो किसी कोई व्यक्ति अगर 10 दिन से ज्यादा किसी को कन्फाइन करता है तो क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। यहां भी देखिए जो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा वो ईदर डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, यानी कि वो सिंपल भी हो सकता है और रिगरस भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 ईयर्स। 3 एंड मोर डेज के लिए था 2 ईयर, और 10 और मोर डेज के लिए हो जाएगा 3 ईयर। और एंड फाइन वहां पे क्या था कि सिर्फ फाइन और में था, फाइन में भी छोड़ सकता है या दोनों भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फाइन लगेगा ही लगेगा साथ में।
3 years and shall also be liable fine। तो यहाँ पे क्या होगा, पनिशमेंट होगी आपकी 3 years एंड फाइन, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल, ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, कंपाउंडेड बाय द पर्सन कन्फाइंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 345, wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued। कौन सी रिट इशू होती है यहाँ पे, हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस की रिट इशू होती है अंडर सेक्शन 32 एंड सेक्शन 226 इन हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट में। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेज में करेंगे कवर। देखिए ये होती किस लिए रिट इशू है, ये रिट इसलिए इशू की जाती है सो दैट कि भाई जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है विदाउट एनी अथॉरिटी, ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब ये होता है, ब्रिंग द बॉडी बिफोर कोर्ट मीन्स इफ समवन इज रिस्ट्रेन कन्फाइंड है ना रॉन्गफुली, तो वहां पे कोर्ट कह सकता है कि भी उसे लाओ मेरे सामने, आप किस अथॉरिटी पे उसको क्या अथॉरिटी बताओ। इसके लिए सबसे पहले समझिए आप इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे। देखिए सबसे पहला क्या होगा कि जो एक्यूज्ड है उसने कंप्लेनेंट को कहीं पे कन्फाइनमेंट में रखा हो। सबसे पहली चीज क्या है कि व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखना जरूरी है। दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या है कि वो कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल होना चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे कहता है जो इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए एक हाबिस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू हो चुकी हो। और यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो एक्यूज है उसको पता होना चाहिए कि वो रिट इशू हो चुकी है, ठीक है, और फिर भी वो कंप्लेनेंट को कन्फाइनमेंट में रखता है, तो उसको पनिशमेंट दे देंगे हम सेक्शन 345 में। आप समझ गए ना क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हूएवर कीप्स एनी पर्सन इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होनी चाहिए पहला इंग्रेडिएंट, इसको अंडरलाइन करके 1 नंबर दे लें। ये कौन सा है आपका, ये आपका पहला इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा है नोइंग दैट अ रिट फॉर द लिबरेशन ऑफ द पर्सन हैज बीन ड्यूली इशूड, तो उसके पास नॉलेज हो गई कि भाई रिट इशू हो चुकी है। He shall be punished with the imprisonment of either description which may extend 2 years in addition to any term of imprisonment which he may be liable under any other section of this chapter। भाई उसके को जो सजा मिलनी है, मान लो उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट उसने 3 दिन या ज्यादा रखा है, 10 दिन या ज्यादा रखा है, मानते 10 डेज और मोर रखा 344 में, तो 3 साल की सजा का प्रावधान था, तो 3 + 2 5 साल की सजा उसको मिलेगी। यानी कि भाई ये तो किस बात की सजा है कि तुम्हें पता था कि उसके लिबरेशन के लिए रिट इशू हो गया है, फिर भी तुमने उसको रखा है, तो उसके लिए 2 साल एडिशनल मिलेगी सजा तुम्हें। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो आपने रखा उसकी तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ में इन एडिशन आपको 2 इयर्स का पनिशमेंट और मिलेगा। देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझते हैं। पनिशमेंट कितना मिलेगा, जब व्यक्ति को इस बात का नॉलेज था, उसको ये पता लग चुका था कि इसकी उपस्थिति के लिए रिट इशू हो चुकी है हाबिस कॉर्पस का, और स्टिल उसने उसको नहीं छोड़ा, फिर भी कन्फाइनमेंट में रखा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, तो उसको क्या मिलेगा कि जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट मिलनी थी अंडर दिस चैप्टर वो तो उसको मिलेगी मिलेगी। अगर 3 और मोर डेज से ज्यादा रखता है तो कितना होगा, 2 इयर्स, और अगर 10 एंड मोर डेज है तो 3 इयर्स होगा। तो वो तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ में इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 2 इयर्स का इन एडिशन, ठीक है। यानी कि जो भी उसको प्रावधान लगता है न्यायालय को किस चैप्टर से, रॉन्गफुल स्टैंड की नॉर्मल दे सकता है जैसा उसको उचित लगेगा, उसके साथ में 2 साल की एक्स्ट्रा मिलेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, ये मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल है। अभी चलते हैं 346 पे, wrongful confinement in secret। Whoever wrongfully confine any person in such a manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined। अब मान लीजिए उसके किसी भी दूसरे व्यक्ति को पता ही ना लगे, गुप्त रूप से उसको कहीं पे रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया गया, कैद कर लिया गया है, और टू एनी पब्लिक सर्वेंट और दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट मे नॉट बी नोन और टू और डिस्कवर्ड इन एनी सच पर्सन और पब्लिक सर्वेंट। भाई ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा ना किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ना उस जगह का पता लगे जहां उसको रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है, तो भाई उसको तो सजा मिलनी चाहिए। कैसी मिलेगी,
shall be punished with the imprisonment of either description which may extend to 2 years in addition। यहां भी 345 वाला ही रूल लगेगा कि इन एडिशन 2 साल की सजा मिलेगी, विच ही मे बी लाइबल फॉर सच रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 342 से लेके 344 तक जो सजा मिलनी है, 1 साल, 2 साल और 3 साल, वो तो मिलेगी, उसके साथ में उसको 2 साल की एडिशनल पनिशमेंट भी मिलेगी। यहां पे एडिशनल इंप्रिजनमेंट भी मिलेगा, इसको भी नोट डाउन कर लें। इंप्रिजनमेंट वही है, 2 साल का एडिशनल पनिशमेंट है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये कंपाउंडेबल है अगर वो व्यक्ति जिसको कन्फाइन किया गया है वो चाहे, पर न्यायालय की सहमति से, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। नाउ 347, wrongful confinement to extort property or constrain to illegal act। भाई, to extort the property or constrain illegal act, देखिए, whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting from the person confined and from any person interested in the person confined। भाई, किसी को या तो उसी व्यक्ति से उसको वो चाहिए, या किसी के बच्चे को उठा लिया, किसी और किसी घर के सदस्य को ले गया, उससे उसको ही वांट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, और उससे कोई इलीगल काम कराना चाहता है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है गलत तरीके से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? द पर्सन टू डू एनीथिंग इलीगल और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, उससे कोई इलीगल एक्ट कराना है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। फिल्मों में देखते हैं ना आप लोग कि तुम्हारे उसको उठा लिया है, या तो ये काम कर दो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, इसको छोटे छोटे पीस में तुम्हारे पास पहुंचा देंगे, ऐसे धमकी देते हैं ना। हालांकि वो किडनैपिंग हो जाता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कन्फाइन कर लिया है किसी को इस पर्पज के लिए, तो ही शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड आल्सो लाइबल टू फाइन। हम पनिशमेंट अच्छे से देखें, नोट करेंगे यहाँ पे, 3 साल तक की सजा प्लस फाइन दोनों लगेंगी, कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट एंड नॉन कंपाउंडेबल। नाउ 348, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, भाई किसी से जबरदस्ती कन्फेशन लेना करवाना है कि तुम बोलोगे ये काम तुम्ही ने किया है, या टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए किसी को कंपेल करना। तो जब कोई whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting from the person confined, या तो जिस व्यक्ति को कन्फाइन किया है उससे, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसमें इंटरेस्टेड हो, उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एनी कन्फेशन और एनी इंफॉर्मेशन विच मे लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट, उनसे किसी चीज का कन्फेशन करवाना है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है जो किसी अपराध का बोध कराती है, फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड टू रिस्टोर और टू कॉज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of property or valuable security। भाई, कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर करानी है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेनी है, अपनी कोई डिमांड पूरी करानी है, इस पर्पज के लिए अगर किसी को कन्फाइन किया जाता है तो ही शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी कि उसको यहाँ पे 3 साल तक की सजा और फाइन, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल है, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट एंड नॉन कंपाउंडेबल। देखिए, मैं मैक्सिमम यहाँ पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज इसलिए लिखता हूँ कि जब हम कई सारे वीडियोस को हम देखते हैं कि वो एक्सप्लेन तो कर देते हैं, नो डाउट अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम बेयर एक्ट पढ़ने लगते हैं तो वी गॉट कंफ्यूज्ड। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैं स्लाइड में बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखता हूँ, उसके साथ में अपने वर्ड्स बोलता हूँ। तो आप अपना बेयर एक्ट साथ में रखें, हेडफोन लगाकर वीडियो सुने, उनको अंडरलाइन करते चले, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइड में नहीं आ पाते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके दोबारा सुने, लेकिन इन चीज़ों को क्लियर कर लें। तो आज के वीडियो में हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके कोई भी डाउट ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं।
mklegalshiksha@gmail.com आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स है, सजेशंस है। आप एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है हमने, आप उस पे आइए, हम इस पे डेली क्वेश्चंस और मटेरियल पोस्ट करते रहते हैं, डिस्कशन चलता रहता है वहाँ पे। अभी हरियाणा जुडिशरी का लास्ट डेट है 15 फेब, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए, उसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है। MP जुडिशरी गोइंग टू कंडक्ट इट्स एग्जाम ऑन 20th of March, so be mentally prepared, give full thrust to your study, and study. Hard work is the only key to the success. Nothing can help you out in the exam without except your hard work. So hard work it and have faith in yourself. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं ये है कि आपको खुद में फेथ होना चाहिए। इफ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ देन यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन डू दिस थिंग। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। You need not to listen any motivator, anyone else. Just listen yourself, listen to your core heart and work hard. So best of luck for your exams and keep preparing. See you in the next video. Goodbye. Jai Hind.